तो एनसीईआरटी का कल फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, ये सेकंड एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं, है ना। और आप सोच के हैरान हो जाएंगे, अगर इसके धन तथा ऋण आवेशों को निकाल लिया जाए इसमें से, तो ये दुनिया की बिजली की समस्या को सॉल्व कर सकता है। लेकिन इसको निकालना पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन कुछ ऐसा है, जैसे मान लो आप लोग 10 रुपए की बिजली निकालने वाले हो, जो बिजली निकलेगी वो 10 रुपए की होगी, लेकिन उसको निकालने में आप 100 रुपए खत्म कर रहे हो। तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे? नहीं करें, है ना। 90 रुपए और घाटे में जा रहे हैं निकालने में। तो यही कुछ ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। सो जितनी बिजली बनने वाली है उससे ज़्यादा बिजली उसको निकालने में ही खत्म हो रही है, तो फिर क्यों निकालेंगे इसको, है ना। साइंटिस्ट फिर क्यों माथापच्ची करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी कम से कम हमें पता होना चाहिए कि कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, ना, प्रकृति में कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो एक कप पानी का द्रव्यमान एनसीईआरटी ने लिया है कि मान लो कितना है, 250 ग्राम है। हम वही 250 ग्राम मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पानी से ही शुरू करेंगे। पानी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, H2O, है ना। और हाइड्रोजन का मास होता है कितना, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16 ग्राम। जब अपन टोटल H2O का मास निकालेंगे, इसका हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना आएगा, 18 ग्राम, है ना। इसी को आप लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं एक पैकेट, यानी कि एक मोल। क्या कहते हैं, एक मोल। तो तुम्हारा जो 1 मोल पानी का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है। अब 18 ग्राम में कितने अणु होंगे, अणुओं की संख्या होती है 1 मोल में अणुओं की संख्या, जिसको अपन आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, वो होती है तुम्हारी 6.022 10 की पावर 23। ये कहाँ से आई, है ना, ये मुझसे मत पूछना, ये केमिस्ट्री के टीचर से पूछना कैसे आई, क्या हुआ, ठीक है। 1 मोल अणु में 1 मोल, है ना, इसमें 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 23 10 की पावर 23, ठीक है। अब 250 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या निकाल लेंगे, है ना। 250 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या, ठीक है। तो इसको टोटल हमारे पास 250 ग्राम था, एक पैकेट में इतना है ना। तो इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने मोल मिल जाएंगे, 13.8 मोल, है ना। इतने मोल हमें मिल जाएंगे, यानी कि इतने पैकेट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ना अणुओं की संख्या, ये वाली 6.022, ये कितना बड़ा नंबर लग रहा है आप लोगों को, बहुत छोटा नंबर लग रहा है ना देखने में, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमें नंबर बहुत छोटे लगते हैं, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लोग इतने लड्डू ले लो ना, तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनके सबके हाथ पर लड्डू बांटना शुरू कर दोगे ना, तब भी खत्म नहीं होंगे। मतलब 8 पूरी दुनिया में बांटना शुरू कर दोगे ना सारे लोगों को, तब भी खत्म नहीं होंगे। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। यानी कि 8 अरब के आसपास पहुंच जाएगा जी, है ना, 8 बिलियन के आसपास। तो कुल अणु, टोटल मॉलिक्यूल तुम्हारे कितने हुए, 13.8 में मल्टीप्लाई कर दो कितने, आवोगाद्रो नंबर से, ठीक है, क्योंकि 13.8 मोल आ गए तुम्हारे पास, इतने पैकेट आ गए, ठीक है। अब इस पैकेट में मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, तो तुम्हें पूरे क्या मिल जाएंगे, है ना, अणु मिल जाएंगे। अब हमें पता है पानी के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। H2O समझ लो कि 3 लोगों की टीम है, इसमें 2 छोटे छोटे लोग हैं, है ना, हाइड्रोजन, एक कैप्टन है ऑक्सीजन बड़ा सा, है ना। इसका जो मास इसका जो वो होता है, इस पे जो इसका जो वो होता है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में नंबर, वो कितना होता है, 1। इसका मतलब इसके पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना, 8। इसका मॉलिक्यूल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही है ग्राम, वो है उसका मास है। ये परमाणु संख्या उसकी, और जितनी परमाणु क्रमांक होता है उस पर उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कितने हुए इस पर, 1, 1, 2 और 8, 10। इसका मतलब है इस पर 10 प्रोटॉन हुए और 10 ही इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब तुम कुल आवेश निकाल लो। ये 13.8 क्या है तुम्हारा, वो पैकेट है जो हमने बनाए थे, मोल, है ना।
ये क्या है तुम्हारा अणुओं की संख्या है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1.34 गुणा 10⁷ कूलम, ठीक है। ये 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारी अणुओं की संख्या हो गई, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज तो हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, और ये इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, है ना। बहुत छोटा नंबर लग रहा है क्या ये, इसको समझते हैं ये नंबर कितना बड़ा है ना। ये नंबर इतना बड़ा है, आप लोग इसको सोच के हैरान हो जाएंगे, है ना। ये जो बिजली कड़कती है ना, बिजली, आकाशीय बिजली बहुत खतरनाक होती है या वैसी होती है, बहुत खतरनाक होती है। एक आकाशीय बिजली कड़कने में लगभग 15 से 25 कूलम आवेश निकलता है। कितना है पता है, ये वाला आवेश कितना कूलम है, लिखना शुरू कर दो इसको। 1.34 गुणा 10⁻⁷ कितनी है, 7। 1 2 2 के बाद गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ कूलम। मतलब 1,34,00,000 कूलम है ये। कितना, 1,34,00,000 कूलम। एक बार बिजली कड़कती है, उसमें से कितना आवेश निकलता है, 15 से 25 कूलम। और ये चार्ज कितना है, 1,34,00,000 कूलम। सोचो, ऐसे बिजली के लाखों झटके लगेंगे ना, तब इतना चार्ज बनेगा जितना चार्ज हमारे उस एक कप में ही है, पानी के एक कप में। समझ रहे हो, एक कप में इतना चार्ज है कि बिजली के, है ना, लाखों झटके लग जाएंगे तब उतना बराबर हो पाएगा। बिजली के एक झटके में 15 से 25 कूलम होता है, और तुम्हारे एक ही कप में कितना है, इतना 1,34,00,000 कूलम। खुल रहा है कपाट, कहाँ पर ये इंटू है वो। और एक कैसे बिजली की समस्याओं को खत्म कर सकता है, तो मैंने आप लोगों को बताया बिजली का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब आप लोगों को इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके उनका फ्लो करवाना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो एक शहर की बिजली कई महीनों तक चल सकती है, अगर तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके निकाल पाए तो। लेकिन ये इतना बड़ा चार्ज है कि अगर आप लोग इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर भी दिया ना निकाल करके, और 1-1 किलोमीटर दूर रख दिया, 1-1 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन को अलग और प्रोटॉन को अलग, इतना बड़ा धमाका होगा, इतना बड़ा धमाका होगा कि भाई साहब, ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना ये दुनिया के, ये सब ऐसे चूरमा बन जाएगा इनका, पहाड़ों का। इतना बड़ा चार्ज है ये, सोचो। एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल क्यों दिया होगा, इसीलिए कि बच्चों सोचो तो कि एक कप पानी में कितने सारे इलेक्ट्रॉन और कितने सारे प्रोटॉन हैं। मैंने आप लोगों को कंपेयर कर करके बता दिया उसको, इतना चार्ज है इसमें, इसके अंदर इतनी बिजली है ना। मुझे बताओ ये जो तुम्हारा एटम है, तो ये एटम के अंदर ही है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक साथ ही रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, अलग नहीं कर सकते अपन इनको यहां से, है ना। और हमारा जो पानी होता है ना, पानी फिर हम पी कैसे लेते हैं सर पानी को, ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में, सर इतना चार्ज इस पानी के गिलास में है, फिर हम इसको पी जाते हैं, 1-1 लीटर पी जाते हैं, फिर हम तो फटते ही नहीं है कभी। ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि पानी के एक कप में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए वो पानी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना वो। अलग कर देंगे तो इतना चार्ज है उनके पास, है ना। हाँ, अब यार इतना बता दिया मैंने, इतना है। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे साइंटिस्ट मत बनवाओ, आगे जा करके उसमें बीटेक वगैरह में भाग के लिए कुछ तो छोड़ दो भाई, है ना। ये कहेंगे यार तुम कौन से टीचर से पढ़ के आए हो, हैं, ऐसे फिजिक्स
किसने पढ़ाई थी तुम लोगों को? फिर खबर आएगी कि बामोर में एक ऐसा टीचर था जो फिजिक्स कभी पढ़ाता ही नहीं था उसने फिजिक्स पढ़ाई है ऐसी भयानक वाली एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल, एक होता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये तुम्हारा लगता है नाभिक होता है, नाभिक के ये तुम्हारा वो होता है परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इसमें होता है तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे कक्षा में लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन कहते हैं वैद्युत बल, है ना। और एक फोर्स और होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर किसी के बीच में लग रहा होता है। हम लोगों के बीच में भी वो बल काम कर रहा होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी वो बल काम कर रहा होता है, बड़े बड़े पिंडों के बीच में जो बल काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल से, ये जो विद्युत बल है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल से कितना बड़ा है? 10⁻36 गुना ये वाला फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है इतना बड़ा है। सोचो तुम इसको अलग कर सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को? इतना बड़ा फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इसको अलग किया नहीं जा सकता। और अगर करने के लिए इसको बैठोगे अलग करने के लिए तो इतना खर्चा होगा जितने की तुम बिजली उत्पादन कर नहीं पाओगे। अगर तुम 10 रुपए की बिजली उत्पादन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को अलग करके यहाँ से, तो कम से कम तुम्हारा 100 रुपए का खर्चा हो जाएगा। बताओ कोई करने के लिए बैठेगा? कोई मूर्ख ही बैठेगा करने के लिए, है ना। इसलिए आज तक ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, किया तो होगा ही चेक, तभी तो साइंटिस्टों ने ये बताया। ऐसे कैसे बता दिया कि इतना खर्चा हो रहा है ऐसा करने पर? उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे, है ना, तभी तो साइंस बनी है, तभी तो थ्योरी बनी है तुम्हारी, नहीं तो कैसे बनती? कौन सी वाली को? इस वाली को? अरे भैया तुम नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना बस, याद करके रट्टा लगा के, ठीक है। हाँ ऐसे रट लेना, वैसे तो पूछेगा ही नहीं वो इस सवाल को, ठीक है। बस इस सवाल से हम लोगों ने देखा क्या कि फिजिक्स मतलब क्या क्या मतलब हो रहा है हमारे नेचर में, है ना, वो हमें बस जानना था इसके माध्यम से, ठीक है।